नागपुर में जो भी ऐसी इमारतें हम देखते हैं हमें आकर्षित करती हैं। अड़सठ साल पहले जो पंचशील सिनेमा बना था उसकी जो इमारत बनी थी वो अब भी हम देखते हैं कि वो मौजूद है, और उसके ऊपर की जो हम थोड़ी सी डिज़ाइन और नक्काशी देखते हैं वो थोड़ी सी अलग तरह की दिखाई देती है। वही एक सबसे बड़ा चैलेंज था। वो नाला था तो ये सब कुछ भी नहीं था, बहुत पानी बहता था तो फाउंडेशन टिकता नहीं था, ये लोग डालते तो बह जाता था। तो हमारे बाबूजी खड़े होके बनाया वो। जैसे कॉटन मार्केट है, दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि इज ए यूनिक स्ट्रक्चर। ये हमारा उसको एक तरह से बाबूजी ने इन्वेंट किया। वो कंक्रीट नहीं है जो लोग सोचते हैं। हाँ, ये पूरा शेल जो बना है ये ब्रिक्स में है। अच्छा। तो बाबूजी ने कंक्रीट ब्रिक्स लिया और उसको इंटरलॉक करके बनाया पूरा। फुले मार्केट है जिसको हम कॉटन मार्केट के नाम से जानते हैं। बाबूजी हमारे खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। अच्छा। और आर्किटेक्ट भी थे। पंचशील सिनेमा जो बना था जी, 7.5 लाख। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूसिन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और हमारे पिछले पॉडकास्टों की तरह ही ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट इंटरव्यू है ये बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला रहेगा। ना केवल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी शहर के या शहरों के इंफ्रा के डेवलपमेंट को लेकर, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए उस पर बातचीत होगी। और सबसे मज़ेदार बात होगी कि नागपुर में जो भी ऐसी इमारतें हम देखते हैं और जो हमें आकर्षित करती हैं और जिनकी वजह से शहर की पहचान है, उसको बनाने वाले परिवार के सदस्य जो हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक उसी तरीके से शहर भी जो है वो समय के हिसाब से अपने आप को गढ़ता है, ढलता है, और उसमें एक तरीके से अपने आप में व्यापक बदलाव करता है। और इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट जो हो जाता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का हो जाता है। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि नागपुर की पहचान कुछ ख़ास इमारतों से है, उन इमारतों को तैयार करने वाले शख्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे ख़ास है कि उनके पहले ये जो काम करते थे उनके पिताजी किया करते थे, और उनकी भी जो वास्तु है वो आज हमारे बीच मौजूद है। और उसको देख के हमें एक तरीके से न केवल कौतूहल होता है बल्कि आश्चर्य भी होता है कि आज से 40 साल, 50 साल या 60 साल पहले इस तरीके की इमारतें आखिर कैसे तैयार हुई होगी। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अशोक मोखा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा सर आपसे यही है कि जो न केवल आपका काम, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर शहरवासी जानता होगा, प्रत्यक्ष तौर से आपको ना जानता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से आपके कामों को देख के, आपने जो वास्तु तैयार की है उसको देख के एक तरीके से वो आपसे परिचय उसका हो ही जाता होगा, जुड़ाव हो ही जाता होगा। या आपके जो पिताजी रहे हैं शिवदानमल मोखा, उनसे वो एक तरीके से परिचय हो जाता होगा। तो आपके बारे में बताइए, आपके थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए कि कैसे नागपुर आना हुआ और किस तरीके से ये कामकाज की शुरुआत हुई, और इसी सेक्टर को क्यों चुना आपके परिवार ने? नहीं, मेरे पिताजी राजस्थान से आए हुए। राजस्थान में जोधपुर के पास में फलूदी एक छोटा सा गांव है जी। तो भाई हमारे पिताजी वहाँ पे थे, तो वहाँ से पढ़ने के वास्ते जोधपुर आए, फिर रुड़की गए और वहाँ से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया था जी। पहले कोई आर्किटेक्चर एक सेपरेट प्रोफेशन नहीं हुआ करता था। तो सिविल इंजीनियर बनने के बाद में उनका शौक था आर्ट की तरफ का और आर्किटेक्चर की तरफ जी। तो फिर उन्होंने इज अ सेल्फ टॉट आर्किटेक्ट, जी, अपने आप को सिखाया। अच्छा। और उसके बाद में 7-8 साल उन्होंने वहाँ काम किया, जयपुर में किया, जोधपुर में किया, और जोधपुर में प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो यहाँ पे हमारे उनके जो एक बहुत खास मित्र है, वो कोई परिवार से जुड़े थे, उनको ये सिनेमा बना था, जवाहरलाल जी मुनोत थे जी। तो उनको यहाँ नागपुर में पंचशील सिनेमा बना था। अच्छा, जो हम देखते हैं, जो आप देखते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन के वास्ते उनको इनवाइट किया। अच्छा। तो हमारे बाबूजी बहुत रिलेक्टेंट थे आने में, क्योंकि वहाँ पे बोले मैं उधर के, मेरे को नहीं आना है नागपुर। पर बोले फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है मैं पंचशील बनाऊंगा और वापस चले जाऊंगा। अच्छा।
तो ये अरेंजमेंट करके वो यहाँ पे आए, जी पंचशील पूरा किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसे काम मिलते गए जी। कि बाबूजी करते करते पूरी उम्र ही जीत बीत गई। अच्छा। और हमारी भी पैदाइशी नागपुर की है हमारी। हाँ, तो मतलब नागपुर फिर राजस्थान से जब आए तब नागपुर उसके बाद में छूटा नहीं कभी? नागपुर छूटा नहीं, तो पहला स्ट्रक्चर बाबूजी का था पंचशील मिल में। अच्छा, कितने साल पहले? नागपुर वो हो गए हैं आज 68 ईयर्स। अच्छा, 68 साल पहले जो पंचशील सिनेमा बना था उसकी जो इमारत बनी थी वो अब भी हम देखते हैं कि वो मौजूद है, और उसके ऊपर की जो हम थोड़ी सी डिजाइन और नक्काशी देखते हैं वो थोड़ी सी अलग तरह की दिखाई देती है। हाँ, वो अभी भी है, लेकिन अब ठीक है, समय के हिसाब से कब तक चलेगा वो, जी क्वेश्चन ये है। जी क्योंकि देखिए कोई भी चीज है वो आजीवन तो नहीं रह सकती, जी थोड़े दिन में डिटोरेट होना ही है, नेचुरल प्रतिक्रिया है। जी अपन ने उसको रीयूज करके नया लाइफ डालना पड़ता है, जी तब जाके वो थोड़े और समय का से सस्टेन करती है। जी नहीं तो फिर कोई भी चीज है वो खत्म हो जाती है, जी क्योंकि ये तो अल्टीमेटली मैन मेड है। जी। तो गॉड मेड एंड मैन मेड में फर्क रहेगा ना। हाँ, नहीं पर ये भी हम देख रहे हैं कि आजकल जो है जो जिस तरीके के कंस्ट्रक्शन होते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है, और कई तरह की जो तकनीकी खामियां हैं वो निकल के आती है। देखिए इसका लेकिन पुराने स्ट्रक्चर जो हैं वो आज भी उसकी मजबूती की एक तरीके से मिसाल दी जाती है। उसका कारण है हॉनेस्टी इन कंस्ट्रक्शन। अच्छा। पहले के जो बनाते थे स्ट्रक्चर तो बहुत हॉनेस्टली बनाते थे। वहां पे देयर यूज्ड टू बी एलिमेंट ऑफ प्राइड अटैच्ड। एक मिस्त्री भी जो था उसको उसके काम पे गर्व था, प्राउड नहीं था, प्राइड था कि मेरे हाथ का है तो मेरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वर्कमैनशिप अच्छी रहना चाहिए। तो उसको अपने काम पे वो थी, और उसके नाम के साथ अगर ये एक पर्टिकुलर नाम है तो आउटपुट अच्छा होना चाहिए। पर अब तो क्या है कि वो थोड़ा सा क्या शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स मनी मेकिंग, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई अनफॉर्चुनेटली। और क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि मौजूदा समय में जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे कंक्रीट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है, पर पुराने जो हम स्ट्रक्चर में मजबूती के लिए जिन चीज़ों का या वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे वो मजबूती में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? देखिए मटेरियल्स तो रीइन्वेंट होते रहते हैं जी। और जैसे जैसे मटेरियल्स रीइन्वेंट होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी है वो भी चेंज होती है। अच्छा। जैसे पुराने जमाने में पत्थर से घर बनाए जाते थे तो पत्थर के घर है उसके एक लिमिटेशन होते थे, तो उस हिसाब से डिजाइन होता था। अब ऐसा है कि यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्पैन स्टील स्ट्रक्चर में आधी रेडी बिल्डिंग बना सकते हैं, वर्केबल सॉल्यूशन कंप्यूटर आने से, तो एनी शेप इज पॉसिबल। ओनली फैक्टर इज द कॉस्ट। उस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने में बहुत कॉस्टली होता है। तो अभी क्या वो चीज तो मटेरियल्स तो रीइन्वेंट होते रहेंगे और उस हिसाब से आपका बिल्डिंग चेंज होगी। तो मोटी बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है उसके साथ में जिस तरीके की ईमानदारी होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। ये प्रमुख वजह है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं होने की। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और क्योंकि क्या है वो अल्टीमेटली ये सब टेक्निक के साथ में टेक्नोलॉजी साथ देती है और स्किल होना बनाने के वास्ते। अब जैसे अब देखिए जो स्काईस्केपर्स बन रहे बड़े बड़े बिल्डिंग, अब उसकी नीड है कि नहीं वो अदर डिबेटेबल टॉपिक है, पर उसमें फिर क्या है सिस्टम अलग रहता है। अब कोई पत्थर की तो बिल्डिंग बना नहीं सकता 100 माले की आज की तारीख में। तो अभी तक तो इसलिए वो स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि ऊपर जाके जो विंड लोड रहता है हवा का बहाव उसको सस्टेन करना चाहिए, तो वैसा मटेरियल रहता है। वैसे ग्लास रहते हैं, नॉर्मल ग्लास अगर आप वो हाइट पे लगोगे तो टूट जाएगा, पहले दिन शैटर हो जाएगा। तो फिर उसका एक अलग टाइप का ग्लास आता है तो वो लगाना पड़ता है। लेकिन उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होना, ये अगर मैं छोटे शहर में बनाऊंगा तो क्या फायदा। तो जहाँ पे लैंड कॉस्ट बहुत हाई है और डिमांड है, जैसे आज मुंबई में अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन करो तो सेंस रखता है, बट वही कंस्ट्रक्शन नागपुर में करो तो इट विल नॉट मेक दैट सेंस। सो रिलेटिव फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्लेस, टाइम और पीपल, मतलब वहां की जनता कौन से टाइम में बना रहे और कौन सा जगह, वो महत्व का है। ये 3 फैक्टर रूल करता है। अच्छा, ये क्या कहानी है या ये क्या बात है कि आपको अगर आपकी उम्र बतानी हो
तो आप ये बताते हैं मजाक मजाक में या हंस के या सीरियस वे में भी कि जितनी पंचशील टॉकीज की उम्र है उतनी आपकी उम्र है। नहीं, मैंने हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर में बोला था हाँ कि जब मैं पैदा हुआ था हाँ तो सबसे पहले जब मैं देखा तो सीलिंग दिखी उसकी पंचशील सिनेमा के हॉल की। अच्छा और मेरे को लगता जब मैं लास्ट में जब हॉरिजॉन्टल जाऊंगा हाँ तो भी वो सीलिंग रहेगी, अच्छा वो चेंज नहीं करेंगे लोग। हाँ मजाक मजाक बोलता है। तो मेरी उम्र और पंचशील की उम्र एग्जैक्टली सेम है। अच्छा। तो पंचशील का जो कंस्ट्रक्शन होता हुआ आपने देखा होगा, मैं तो कैसे देखूंगा, सब हाँ, पैदा ही हुआ था। नहीं उसके बाद में जब आपकी कभी पिताजी से बात हुई होगी, फिर आप लोगों ने साथ में भी काम करने का अगर मौका मिला हो, तो किस तरीके से चैलेंजेस थे उस समय पंचशील जैसी टॉकीज को या उस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने का। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस समय तो मेरे ख्याल से आज नाले का स्वरूप है, लेकिन उस समय तो वो नदी ही रही होगी, नाग नदी। उसके बगल की जगह पे चूंकि नदी के आसपास की जो जगह है तो उसके अंदर में भी नमी होगी, तो उस नमी में अपना कंस्ट्रक्शन खड़ा रहे, इसको लेकर किस तरीके की टेक्निक का बस इस्तेमाल वही किया एक होगा? सबसे बड़ा चैलेंज था। हम्म, वो नाला था तो ये सब कुछ भी नहीं था, बहुत पानी बहता था तो फाउंडेशन टिकता नहीं था, ये लोग डालते तो बह जाता था। तो हमारे बाबूजी खड़े होके वो बनाया, वो सबसे बड़ा चैलेंज वही था पंचशील सिनेमा में, फाउंडेशन का। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से टेक्निक लगा के उसको खड़ा किया। और अभी मेरे ख्याल से वो 2-3 माले की है पंचशील टॉकीज जो है। उस समय मतलब 68 साल पहले इस तरीके की बिल्डिंग खड़ी की गई होगी। एक और आपसे जानना चाह रहा था कि और भी कई इमारतें हैं, जैसे कॉटन मार्केट है, दीक्षा भूमि है, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पिताजी ने तैयार किए थे। दीक्षा भूमि का जो वास्तु है वो तो आज भी बहुत एक तरीके से आकर्षित करता है। तो किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया होगा? दीक्षा भूमि इज यूनिक स्ट्रक्चर। ये हमारा उसको एक तरह से बाबूजी ने इन्वेंट किया। अच्छा। वो कंक्रीट नहीं है जो लोग सोचते हैं। हाँ। ये पूरा शेल जो बना है ये कंक्रीट में नहीं है, ये ब्रिक्स में है। अच्छा। तो बाबूजी ने कंक्रीट ब्रिक्स लिया और उसको इंटरलॉक करके बनाया पूरा। अच्छा। मतलब एक रिंग बनाई, फिर उसके दूसरी रिंग डाला ब्रिक, मतलब कंक्रीट ब्रिक की, और ऐसा करते 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 वो शेप में बनाया पूरा। और उससे ऊपर का जो एक छोटा सा हिस्सा है उसको कंक्रीट डाला, जिसपे उन्होंने लाइट के वास्ते छोड़ा है होल। तो वो एक तरह से उस टाइप का, तो इट इज नॉट कंक्रीट। ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का। तो इसकी चर्चा तो अब भी होती है, और इसको या क्या इस तरीके का आप अगर जानते होंगे तो हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किए कि किस इमेजिनेशन के साथ में वो जो है वो स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया? देखिए ये था बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट। वो जैसे पहले आप देखो बिहार में ऑल दैट, उनके जो स्ट्रक्चर रहते स्तूपा जो रहते थे छोटे, एक्चुअली दे वर अर्दन माउंट, सॉलिड रहते थे, वो गोल शेप के थे, उसमें बिलीव टू बी हैव द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। तो ये रख के उन्होंने वो रिलीजियस प्लेस बनाई थी। तो वो एक फॉर्म वाज आइडेंटिफाइड विद द कल्चर ऑफ बुद्धिज्म। तो उस बेसिस पे ये लिया था, लेकिन उन्होंने उसको फंक्शनल हॉल बनाया ताकि आप वहां पे बैठ के मेडिटेट कर सकते उस स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से वो कल्पना की गई थी। तो उसके नीचे वाले लेवल पे पूरा उन्होंने हॉल में सब बुक के रिलिक्स रखे हुए, जो अंबेडकर जी के जो अर्न है वो वही रखी हुई है। दूसरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो मुझे एज अ नागपुरकर करके भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो बड़ा कौतूहल होता था कि ये इमारत किस तरीके से बनी हुई होगी। जो हमारा फुले मार्केट है, जिसको हम कॉटन मार्केट के नाम से जानते हैं, और संयोग से जीवन का लंबा समय उस परिसर के आसपास की ही इलाके में रहना हुआ, तो आते जाते उसको हम देखते थे। तो उसका स्ट्रक्चर मतलब आप कितने फीट या कितने मीटर ऊपर आप लेके जा रहे हैं, और आजकल तो स्लैब करना ही अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो उस तरीके से आप उसे आर्च शेप में एक तरीके से उसका स्लैब दे रहे हैं, उसमें बीच में फिर आप गैप रख रहे हैं वेंटिलेशन के लिए। उस समय इमेजिन किया गया कि आप किस तरीके से वेंटिलेशन तो ऊपर से आएगा। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन से आइडिया से वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा? नीचे था कि वो एक तरह से फुले मार्केट वॉज बेसिकली जो सब्जी मंडी टाइप मार्केट है वो था जी। तो इसीलिए कि वहाँ रोज रोज लोग सब्जी लाके बेचेंगे जी मार्केट डेज पे।
तो इसीलिए मार्केट बनाया था कि जो परमानेंट वहाँ पे शॉप्स है वो पेरिफेरी पे रखा था जी और बीच में सब ओटा दिया था जी और वो 24/7 यूज आना चाहिए, बरसात में, इसलिए कवर किया था। जी तो वॉल्यूम के हिसाब से काफी कॉलम लिए थे, जी। लॉन्ग कॉलम, और ऊपर उन्होंने वॉल्ट रूफ लगाए थे। जी तो ये वॉल्ट रूफ के क्या किए थे, इन्होंने सेंटरिंग नीचे बनाई अच्छा और उसको जैक से पूरा उठाया ऊपर तक अच्छा और उसको रेल पे चलाया। मतलब पूरा ऐसा लंबा था, तो एक स्पैन था करीब समझ लो 20 फुट का, तो 20 फुट का बना के उसको रेल पे रखा, ट्रैक पे ऊपर कास्टिंग किया, फिर वो सेंटरिंग को थोड़ा नीचे लाया जैक से, फिर आगे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, और इसी तरीके से वो 3 सेक्शंस थे उसके, उसमें वो स्लैब डालना बड़ा इंटरेस्टिंग था। और वॉल्ट में क्या होता है कि वो सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, अच्छा कि उसका नेचुरल थ्रस्ट है तो सीधा बीम पे आता है। तो हमारा ये एडवांटेज था, मेरे बाबूजी हमारे खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, अच्छा और आर्किटेक्ट भी थे, तो वो बहुत तरीके से वाइटल कॉम्बिनेशन है। तो वो जो इमेजिनेशन करते थे वो बना भी देते थे। तो इस तरीके से बनाते, बट दैट वाज अ यूनिक स्ट्रक्चर। और मेन था कॉस्ट इफेक्टिव। उस जमाने में भी इतना सस्ता स्ट्रक्चर कहीं नहीं बना, तो उस समय लोग बोलते थे एशिया का बिगेस्ट मार्केट था। अब तो खैर उससे कितने में बना होगा? अब उतनी तो मुझे कॉस्ट की आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आश्चर्य की बात है, पंचेल सिनेमा जो बना था जी, ये सिर्फ 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए। और मैं अगर आज इसका सिर्फ सैंक्शन प्लान लेने जाऊं, सिर्फ सैंक्शन प्लान, तो मेरे को लगेगा 45 करोड़। अच्छा तब से लेके अब तक क्या डिफरेंस आप देख लीजिए, वैल्यूएशन कितना बढ़ गया है। और पंचशील सिनेमा तो आपका दूसरा एक तरीके से घर भी रहा है, उससे जुड़ी हुई क्या यादें? क्या है, मेरा जब मैं पैदा हुआ था, क्या मेरे को तो याद नहीं, जो मेरे को बताया हमारे फादर, हम लोग घटाटी चेम्बर्स में रहते थे, बिल्कुल सामने, पंचशील के सामने। तो मैं थोड़ा तो मदर को तो किचन में काम करना पड़ता था, तो वहाँ जो पंचशील के जो लोग थे ये मेरे को नीचे लेके जाते थे वहीं पे। तो मेरा जो बचपन था वो लिटरली पंचशील सिनेमा के आंगन में हुआ एक तरह से। अच्छा, और ये क्या कंपटीशन चली? एक तरीके से कंपटीशन के नजरिए से भी देख सकते हैं, और एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि पिताजी ने जहां कदम रखा उसके एक कदम बेटा बढ़ा। तो कई हम ऐसे प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो आपके पिताजी ने किया और फिर आगे बढ़ के उसको आपने भी किया। दीक्षा भूमि आपके पिताजी का, उसके सामने मेट्रो भवन आपके हाथ का, पंचशील टॉकीज आपके पिताजी के हाथ की, उसके ठीक थोड़ा सा ही आगे अलंकार सिनेमा आपके हाथ का, स्मृति टॉकीज आपके हाथ की। तो ये किस तरीके, ऐसा कुछ दिमाग में था कि पिताजी ने इस नहीं, तरीके की वास्तु बनाई तो इसी तरीके की मैं भी बनाऊंगा? लोग तो मजाक में ये बोलते हैं साहब जो पिताजी बना रहे मैं तोड़ रहा हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है सर। क्या है, मेरा रिस्पेक्ट 100%, मैं जो आज जो भी हूँ मेरे फादर की वजह से हूँ। लेकिन मेरे फादर ने कभी मेरे को डायरेक्शन का से फोर्स नहीं किया, ये मैं मानता हूँ। जो भी है सेट करना उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दिया कि आपको जैसा परस्यू करना है कीजिए, क्योंकि हमारे आर्किटेक्चर में एक लाइन नहीं है सर, मल्टीपल लाइन है। तो जितने लोग हैं वो अपनी अपनी लाइन चूज कर लेते हैं और सब सही है। इतने सारे आर्किटेक्ट, इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट है, सब ने लाइन तय की है और सब अच्छा काम कर रहे हैं सर। और कौन कौन सी इमारतें हैं जो आपके पिताजी के हाथ की होगी जिससे हमारे दर्शक का परिचय थोड़ा सा हो जाए? तो मेरे ख्याल से हर पूरे शहर में हर कॉलोनी उस समय जो थी, अब नई कॉलोनी छोड़ दो, तो बाबूजी के वहाँ पे घर तो बहुत सारे हजारों में है बाबूजी में। और मेजर स्ट्रक्चर है, जैसे टाउन हॉल था बाबूजी के हाथ का, यशवंत स्टेडियम था, यशवंत स्टेडियम अभी मैं उसका पूरा पुनर्निर्माण में हूँ मैं। अच्छा, मतलब वो पिताजी ने तैयार किया, उसके आप पुनर्निर्माण में। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं सर जो पुनर्निर्माण में, जैसे ये कॉटन मार्केट वाला जो अपना मार्केट है, इसको भी रीडेवलपमेंट होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए, क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर कब तक रहेंगे, वो सस्टेन नहीं करते ना आज की नीड्स के हिसाब से। तो गो ऑन। अब जैसे इतवारी है, आप देखिए कितना अच्छा मार्केट था, आज क्यों डाइंग है वो, क्यों कम हो रहा है दिनों दिन? आपको मालूम ये चीजें बाहर के जो शहर गांव मतलब देश है वो अलग ढंग से करती है, वो उसको पूरा रिजुवेट कर देती है, रिनोवेट, तो एक पॉइंट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन वो आते हैं वहां पे घूमते हैं, तो
तो उसकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वो मेंटेन रहती है। आपने क्या छोड़ दिया तो वो इतवारी डाइंग ऑन इट्स ओन। तो इतवारी को रेजुनेट करना है। अगर इतवारी को अगर मान लो एक मार्केट करके रखना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे मेन जरूरी है कि वहां के जो लोग हैं उनका साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो साथ नहीं देंगे तो बेचारे लोग, बाकी लोग कितना करेंगे। हर जगह आप कोर्ट में चले आओगे, स्टे लाओगे, ये लाओगे, तो काम ही नहीं होंगे ना। यशवंत स्टेडियम का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसको किस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हैं? देखिए, यशवंत स्टेडियम का जो है इमारत वो मेंटेन भी नहीं हुआ अभी तक, और टाइम के हिसाब से वो डिटोरेट हो गया। तो अब उसको है ना रीबिल्ड करना पड़ेगा, तोड़ के पूरा नए सिरे से बनाना। नहीं तो गढ़ाई से बढ़ाई महंगी हो जाएगी कि आप रिपेयर करने जाओगे तो नए से महंगा लग जाएगा पैसा और काम में नहीं आएगा। और उसको रीयूज करना पड़ेगा, आने वाले 50 साल का विजन से सस्टेन करे। और उसके साथ में जो वहां पे बस्ती बैठी हुई है स्लम, क्योंकि लोगों ने ऑक्यूपाई किया, उनको भी वहीं की वहीं बना के देना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाएंगे ना। और वहां पे जो खाली एरिया उधर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो हमने ऐसा बनाया कि वहां पे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे लेके पोडियम लिया है और वो अटैच हो रहा है मेट्रो स्टेशन को। तो आइडिया ये है कि शहर से सब मेट्रो से आएंगे और पैदल चल के यशवंत स्टेडियम तक पहुंच जाएंगे विदाउट गोइंग ऑन द रोड। ये प्लानिंग की है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं या अलग अलग डेवलपमेंट एजेंसीज के, जिनके साथ में आप एसोसिएट हैं। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हम कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, और भविष्य में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत देखने लायक एक तरीके से बनेगा? अभी इतवारी मार्केट का काम शुरू हुआ है। वो तो माय सन इज इन्वॉल्वड देयर इन दैट बिल्ड प्रोजेक्ट, वो देख रहा है। और बाकी की भी मार्केट्स के बारे में चर्चा चल रही है कि इनको भी फिर नए सिरे से डेवलप करने का काम जो है वो किया जाएगा। सब क्या है, नया बना रहे, बट अभी क्या है, सब मेरा जो मेन फोकस है कि शहर एक एसेट है, उसको आप एक एरिया को नेग्लेक्ट करके दूसरा एरिया नया नहीं बना सकते। आपको वो एरिया को कैसे वापस रिलाइफ करना, उसको लाइफ फ्यूज करना, बोलते हैं ना इन्फ्यूज, वो होना चाहिए। उसमें नए जान डालो ताकि वो पूरी इकोनॉमिक सस्टेन होवे। थोड़ा चैलेंजिंग है पर उसमें काफी काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, हमारा अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग और डिजाइनिंग, अर्बन डिजाइन मतलब फिर स्ट्रक्चर बना के उसका एक वो, ये दोनों साथ में जाना चाहिए। तो ये मालूमात सबको है, लेकिन अभी उसको टाइम भी लगता है, ये भी लगता है, और कॉस्ट भी लगती है। आपको लगता है कि नागपुर में जो बातें आप कह रहे हैं कि जिस दिशा में बढ़ना चाहिए अर्बन प्लानिंग के सिलसिले में, वो हो रहा है? क्योंकि बड़ी चर्चा होती है नागपुर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर एक बहुत मजबूत आलोचनात्मक पक्ष भी है। देखिए, NMRDA बना, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, मतलब जो कारपोरेशन लिमिट है जी, उसके पेरिफेरी साइड में जो 25 किलोमीटर की एरिया है वो सब NMRDA में आता है जी। तो अब यहाँ से मान लो आपको फार्म हाउस कोई बनाना है या कोई दूर जाना है, वो सब NMRDA में आता है। और जो म्युनिसिपल लिमिट जो बांधी हुई है उसके अंदर का सारा काम NMC देखता है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और कुछ पोर्शन NIT देखती है। ये दो एजेंसी है नागपुर में। लेकिन ये दो एजेंसियां होना भी, इसका भी एक तरीके से बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि एक शहर की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दो एजेंसियों को, और नागरिक जो हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वो परेशान होते रहें, कभी इस एजेंसी के पास जाएं, कभी इस एजेंसी के पास में जाएं। हालांकि कुछ साल पहले ये प्रयास भी हुआ कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए, नागपुर महानगर पालिका ही एक एजेंसी, डेवलपिंग एजेंसी रखी जाए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शहर का नेचर ऑफ बिहेवियर बन गया है कि दो डेवलपिंग एजेंसी यहाँ पर रहे। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा सुन ये करके, वर्ल्ड में नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे दो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वर्ल्ड में, बाकी कहीं नहीं है। नागपुर में ही दो एजेंसी है, ये जो बनी है, एक साथ मर्ज करके एक होना ये सही भी है, मैं मानता हूं, क्योंकि मल्टीपल रहे ना तो फिर गड़बड़ होती है।
तो ये कहीं हम अपनी वैश्विक ख्याति के लिए तो नहीं ऐसा जो नहीं है कि डेवलपिंग कोई किसी एजेंसी के रख पास रहे है, हैं? एरिया बरोबर डिफाइंड है सर, हम्म, कि ये एनआईटी बात है, कारपोरेशन बात है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हम्म, लेकिन अब इसका क्या रीजन है, मोर पॉलिटिकल देन प्रैक्टिकल। हम्म। पर दिक्कतें तो होती हैं सर लोगों को। दिक्कतें जरूर होती है। आज रोड में अपन रोज पढ़ते रहते हैं, ये बोलता है एनएमसी का रोड है, ये बोलता है एनआईटी का रोड है, ये गार्डन एनएमसी का, ये गार्डन एनआईटी का है, हम्म। यही चलते रहता है। तो आपका ये पक्ष है कि एक एजेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल। और जो पूर्व में निर्णय लिया गया था कि दोनों एजेंसियों को मिला के एक कर दिया जाए, तो वो सही निर्णय था एक तरीके से। वो भी था। दूसरा साहब, शहर में एक सबसे एरिया जो नेग्लेक्टेड है वो है मोक्षधाम। हम्म, आप देखिए, अपने घर के जो प्रियजन है, आप जिंदगी भर उनके साथ रहते हैं, आखिरी वक्त पे आप कितना केयर करते हैं। जब वो क्रिटिकल रहते हैं तो आप लाखों रुपए देने को तैयार है। अपन उनके जो लास्ट समय रहता है विदा करने का, कौन से परिसर में विदा करते? मोक्षधाम में, जहाँ पे कुत्ते घूमते हैं, गंदा माहौल है पूरा, उसमें हम विदा करते हैं ना। कितना अजीब बात है। तो वो एक एरिया समथिंग लाइक ए प्योर होना चाहिए, सेंटिफाइड एरिया होना चाहिए, जैसे मंदिर है उस टाइप का मोक्षधाम होना चाहिए। ऐसा नहीं, इंडिया में एलोर में बहुत अच्छा मोक्षधाम है, जहाँ पे आप जाओगे तो गार्डन, वाटरफॉल, इतना पीसफुल लगता है। क्योंकि आदमी तो बहुत परेशान रहता है, एंग्विश रहता है कि उसने हमने सबसे जो करीबी है उसको खो दिया रहता है। तो वो जो इन्वायरमेंट है वो उसको थोड़ा शांत करता है। अब आप कोई भी मोक्षधाम जाइए, आप बैठो तो टाइल टूटी, ऊपर से लीकेज, फिर वॉल में ग्राफिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, लिखा हुआ है कुछ भी, ना पानी का सप्लाई। तो ये चीजें पे थोड़ा देखना चाहिए। सबसे अच्छा मोक्षधाम देखना है तो गुजरात में सर, राजकोट इज द बेस्ट एग्जाम्पल मोक्षधाम के वास्ते। वो जाने दो, नागपुर से अच्छा मोक्षधाम आपको अमरावती में मिलेगा, जो 160 किलोमीटर है यहाँ से। मैं नागपुर में एक भी नहीं है उसके मुकाबले। तो मैं एज अ सिटीजन आज मैं कितने फोरम में बोलता हूं कि आप मोक्षधाम को अच्छा कीजिए। वही एक एरिया जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। शमशान घाटों पर भी शमशान ध्यान घाटों को देना चाहिए। सब आप सोचो ना, आप अपना जिसको खोते वहीं से विदा करते, लास्ट बाई कहां से विदा कर रहे सर? तो ये अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत इनजस्टिस है। और कौन कौन सी दिक्कतें आपको लगती है एज आर्किटेक्ट? आप लंबा आपने पूरा मैं ये जीवन देखता दिया हूँ है सर कि शहर अपना में। स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है, जैसे रोड है, गार्डन है, ये सब, इसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है। कि क्या है, रोड बनता है, नेक्स्ट डे पावर वाला आके खोद देता है, कभी वाटर सप्लाई वाला आके खोद देता है, कभी टेलीफोन वाला खोद देता है, कभी कोई नई केबल लग रह रही है कि किसी को अवार्ड हुआ कि भैया केबल लगाओ, वो खोद देते हैं। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोगों को तकलीफ हो रही है। तो इसका क्या बेटर सॉल्यूशन निकल सकता है, या क्या ऐसी सिटीज हैं दुनिया भर में, देश भर में, कि जो इस दिशा में बहुत काम कर रही हैं? क्योंकि खोदकाम की वजह से, मतलब मुझे लगता है कि नागपुर की जितनी संख्या है, जनसंख्या है, आप 100% लोगों से अगर पूछेंगे तो वो एक ही उनका ये रहेगा कि वो खोदकाम जो होता है और कभी भी शुरू हो जाता है उससे बहुत परेशान। ये बात देखिए सही है कि सब लोग त्रस्त है, बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है वो आगे जब कब सॉल्व होंगे, जब ये ठीक किया जाएगा। अब कोई ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो सकता सर। जो काम करते उनको टाइम तो देना पड़ेगा ना। जो एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। जब कोई भी बनाता है रोड, कोई अपने शौक से डिले नहीं करता है। कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, बनाते वो कुछ अड़चन आती है, वो भी तो पूरी करना पड़ता है। आप देखिए, शहर को करते करते वैसे भी काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब लोग जब बन जाता है तो आराम से जाते, फिर थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन बनते वक्त गालियां सब देते। अब देखिए, सिंपल एग्जांपल, एयरपोर्ट से निकलते अपन, कितना अच्छा फ्लाईओवर बना है। आप देखिए, ऊपर मेट्रो चल रहा है, नीचे रोड है, आपको कहाँ मिलेगा ऐसा देखने को? और वहां से निकले तो सीधा आप कितने जल्दी आ जाते। आज भी वाई विश वी आर नॉट थैंकफुल देन। तब याद रख क्यों नहीं करना चाहिए कि कैसा कितना अच्छा बना गया। तो लेकिन जब बन रहा था
साहब अभी बंद रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, ये हो रही है। तो कुछ पाने के वास्ते कुछ खोना पड़ता है। तो जब अपने आने वाले समय अच्छा चाहिए तो आज के समय में थोड़ा यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसी तरीके से आप देखिए, जब आपका शरीर रहता है, जब आप क्रिटिकल रहते हैं तो आप बीमार रहते हैं तो केयर करते हैं ना सर। पेन रहता है, आपको टाइम भी देना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, जो भी है। क्यों करते? आप एकदम से स्वस्थ ही होते, लेकिन उसका जब स्वस्थ हो जाते तो यू हैव टू बी थैंकफुल टू द पर्सन हु हैज टेकन केयर ऑफ दैट। उसी तरीके से सिटी भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी जीवित है, उसको भी तो ठीक करना पड़ता है थोड़ा तो। और बिकॉज ऑफ यहाँ का सिचुएशन है, ग्रीन फील्ड नहीं है, ब्राउन फील्ड है, मतलब यहाँ पे खाली सब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। बनाने के अंदर जो बनाना है रियल में डिफिकल्ट काम है। पर ये कहाँ तक सही है कि एक रोड बन गई, उसको 2 महीने हुए हैं, फिर पता चलता है कि एक कोई एजेंसी है जिसको रास्ता खोदना है, एक कोई एजेंसी है जिसको नाली डालनी है, एक कोई एजेंसी है जिसको केबल डालना है, और एक बना हुआ रोड है उसको फिर 2 महीने 3 महीने के बाद में खोदा जाता है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि ये तो एक प्लानिंग हो सकती है कि ये अगर रोड बना है और इसके मतलब इसके अगल बगल में ये बस्तियां हैं और इस तरीके की सुविधाएं पहुंचानी है, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़नी पड़ेगी। नहीं, कंसिडरेशन में लिया जाता है, बट मैंने जैसे बताया कि ना प्रोसेस हो जाता है, और कोई बार बाद में कोलैप्स हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक तो कर देते हैं। अब कोई नेचुरल फिनोमेना से कोलैप्स हो गया, बाद में पता चला तो क्या करेंगे? तो इन लोगों को तो अटेंड करना ही पड़ेगा। तो ये तो डेवलपमेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वहां पे कहीं पे भी जाओ ये प्रॉब्लम रहेंगे। अब एक नया शहर ही बसाना है, जैसे चंडीगढ़ बोल रहे, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट वहां बनते कहाँ है ऐसे? अब आप दिल्ली में भी देखो, आज पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस से लेके पूरा, उधर भी तो इश्यूज है, यही इशू है। काम तो वही हो रहे वहां पे, लेकिन काम तो हो रहे। देखो साहब, एक बात तो मानना पड़ेगा, काफी काम हो रहे हैं नागपुर में, परफेक्ट और अच्छा हो रहा है, और आने वाले समय में इसकी सहूलतें भी जो है वो भी लोगों को मिलेगी। सही बात है। लेकिन बहुत जगहों पे आजकल ये दिखाई देता है कि किसी भी अगर सड़क को बनाना है तो उसके साथ में भविष्य की प्लानिंग जो है वो एक तरीके से चलती है कि कौन कौन सी ज़रूरतें हो सकती हैं, तो उसके साथ में एक डक्ट बना दिया जाता है अलग अलग सर्विसेज के लिए। उसकी जगह है नहीं अपने यहाँ। अच्छा, ये डक्ट बनते हैं सब कि उसमें एक पूरा एक बड़ा डक्ट रहता है जिसमें आदमी आराम से चल सकता है बीच में, और दोनों साइड में उसके सर्विसेज रहते हैं। बल्कि वो जो जगह रहती है उसमें आपका गाड़ी भी चलती है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल जो है बगीज, पूरा एक कौन से मेंटेनेंस देखते हुए, और सारा कंप्यूटर से लिंक रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और बनाया है अपना गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी जो नया शहर है उसमें ये बनाया। तो ये नए में पॉसिबल है, पुराने में बड़ा मुश्किल है। पर फिर तो आप लोगों का जो एक्सपर्टीज है वो इसी में काम आएगी। आप लोग तो आर्किटेक्ट हैं कि मतलब कोई एक चीज़ है उसको, अब यही बात होगी कि या कि आप डेवलप करिए या कि आप रीडेवलप करिए, और आपको समय के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो खोजना पड़ेगा। उस समय सॉल्यूशन रहता है, लेकिन क्या होता है जैसे डेवलपमेंट होता है। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, आज की तारीख में बताता मैं आपको। अब AI आ रहा है, अब इतने सैटेलाइट्स पहले क्या थे, 1-2 थे, अब कितने हजारों सैटेलाइट्स हो गए। ऊपर भी कंजेशन हो गया स्पेस में, है कि नहीं? अब स्पेस में पहले ख्याल नहीं था, स्पेस में कितनी डेब्रीज हो गई, पूरी कब कहाँ हो गई, पूरा कचरा हो गया पूरे स्पेस में। अब जब तक वो टकरा के फैक्ट्रीज चालू नहीं होती तब तक रियलाइज नहीं होगा। रोडवेज है, अब AI के केबल्स वालों डालना है, कुछ भी डालना है, नए फाइबर ऑप्टिक्स, अब नए तो डालना पड़ेगा। अब यही चीज 10 साल 15 साल पहले तो बोर्ड में भी नहीं थी। तो आदमी विजन तो रखता ही है, लेकिन कुछ नए डेवलपमेंट हो तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता। अब नागपुर में गैस पाइपलाइन नहीं है, अब कल अगर पूरा नागपुर शहर में गैस पाइपलाइन बिछानी है तो करना ही पड़ेगा, फिर से खुद काम होगा, नहीं तो कहाँ करेंगे। एक आपकी पूरी जीवन यात्रा जो है वो इस शहर में रही है, आपने इस शहर को बदलते हुए देखा है।
तो शहर में जो बदलाव हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नागपुर की पहचान अब भी ये है कि बड़ा पीसफुल शहर है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद में अगर हिंदुस्तान में कोई एक सबसे अच्छा शहर है जहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं मस्त और मौज लेके, तो वो नागपुर है। नागपुर एक तरीके से ठहराव देता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे शहर के ऐसे भाग हैं जहाँ के लोग जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अब लोगों को तो ये हो गया है कि एक परिसर के लोगों को अपने मूलभूत एक तरीके से शांति के अधिकार को हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं इसके ठीक बगल का इलाका है धनतोली। वहाँ पहले हम देखते थे कि 10 साल 20 साल पहले कितना बड़े बड़े घर होते थे, लोग कितने शांति से वहाँ रहते थे। लेकिन अब वहाँ जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों में डेवलपमेंट हुआ है और व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनकी अलग तरह की दिक्कतें निकल कर सामने आई हैं। देखिए क्या हुआ, अभी नया जो डेवलपमेंट प्लान बना, इन्होंने वहाँ पे अभी FSI ज़्यादा अलग कर दिया, लेकिन ज़्यादा ऐसा फ्लैट नहीं है। आपको ज़्यादा अगर करना है तो पैसे देना पड़ेगा कॉरपोरेशन को, तो सैंक्शन फीस बहुत बढ़ गई है। उसका कारण है आपको परचेस करना पड़ता है FSI, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ गई। और जब इतने सारे बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनती है एक छोटे से प्लॉट पे, तो उसकी जो उस समय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपन ने डेवलप नहीं किया। स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो वैसी है पुराने, बहुत बड़ी दिक्कत है अपने शहर। सुएज है, रोज चौक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो गड़बड़ है। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है ये अनसीन में आते हैं, इसको देख नहीं सकते कोई। आप फ्लाईओवर देख सकते, रोड को देख सकते, दे आर सीन डेवलपमेंट, मतलब विजुअली सीन डेवलपमेंट। रोज आप उसको देखते हो बनते हुए, लेकिन अंडरग्राउंड में अगर सुअर लाइन ठीक कर रहा है तो कहीं पेपर में नहीं आएगा। तो जो काम करने वाला है बोलता मेरा काम ही नहीं दिख रहा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पहले करना चाहिए, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा। धनतोली बिल्कुल सही, ये इट हैज टू बी अटेंडेड इमीडिएटली, सो आर द अदर एरियाज। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, जब आपका रहना घटाटे चैम्बर में था, आपके बगल का इलाका है, आपने वो धनतोली का मजा उस समय शांति का आपने भी देखा होगा। मैंने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया है। वहाँ पे शाम को कोई गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं रहती थी, बिल्कुल साइलेंट एरिया था। लोग वहाँ पे सामने वरांडा में आके बैठ जाते थे, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं। अब तो बैठ भी नहीं सकते, इतना ट्रैफिक है। तो पीस गया, प्राइवेसी गई, सब गड़बड़। लेकिन आपको ये चीजें बांधना पड़ेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में डेवलप किया, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर उसके वास्ते पैसा लगता है, वो भी एक, आई थिंक इट इज ऑल इन वन। फिर ये लोग कहते हैं ना कि जब आपके पास में मेट्रो का प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है, तो ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत बातें हैं, और जिनको आप भी रेखांकित कर रहे हैं, उसको लेकर भी तो सोचा जा सकता है, उसको लेकर भी प्लान किया जा सकता है। मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। जैसे मैं अकेला हूँ या आप है, या कोई 10 बिल्डिंग ले लो या 15 बिल्डिंग ले लो, वो नहीं परिवर्तन ला सकता है। पॉलिसी डिसीजन सही रहना चाहिए कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा, ये अगर सही किया तो फिर, नहीं तो क्या फायदा, बिल्डिंग बन के बाद में कोलैप्स हो जाएगा। अब कल आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आप सोचो कल सुएज कोलैप्स हो गया तो क्या होने वाला बिल्डिंग का? ना तो वो टॉयलेट यूज कर सकता है, ना बाथरूम यूज कर सकता है, ना किचन यूज कर सकता है, फिर क्या होगा? और ये आज इसलिए नहीं सोच रहे कि कोलैप्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सोच रहे हैं फिर? क्योंकि हुआ ही नहीं चल रहा है काम। अच्छा, चलता है वो एटीट्यूड जो है, ये बहुत डेंजरस एटीट्यूड है सर। ये बस ऐसे ही बैठ जाते, एक बार हो चल रहा है ना चलने दो, वो नहीं होना चाहिए। नागपुर में इसी तरीके का एटीट्यूड चल रहा है। ये कोई विजन के साथ काम करे तो आज रेस्टलेस हो जाएगा, वो आज उसका इन्वेस्टमेंट चालू कर देगा। चल रहा है ना, जब तक चल रहा है वो एक तो आज से 10-20 साल के बाद में अगर हम इसकी कल्पना करें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हल्की सी भी बारिश हो तो कई जगहों पे हमारे हम देखते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आप ये देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट्स है, जीपीओ है, कलेक्टर ऑफिस है, पुलिस स्टेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाले जगह का है। आज से 25 साल बाद क्या होने वाला है कि आज मेरे पास जितने कोर्ट्स है, 25 साल पहले कितने कोर्ट्स थे, आज कितने कोर्ट है एक नॉर्मल।
आज से प्रेडिक्शन किया तो कोई कोर्ट केसेस कम नहीं होने वाले, पॉपुलेशन बढ़ने वाली और केसेस होने वाले, लोगों के इश्यूज, तो कोर्ट बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? तो इसका वास्ते इनको क्या है, ये सारे सब क्या सिटी के अंदर है, तो सारे लोग बाहर से अंदर आते हैं, इसलिए कंजेशन है। एक्चुअली ये सब जो एरियाज है जो इसको बाहर लेना चाहिए, तो लोग शहर के बाहर जाएंगे तो उसके आजू बाजू के एरिया डेवलप होंगी। तो मतलब ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस जो हैं इनको शहर के बाहर ले जाना शिफ्ट करना चाहिए। और कुछ काफी ऑफिसेस सब मुंबई शिफ्ट हो गए मोस्टली। अब देखो बम्बई को अगर डीकंजेस्ट करना है तो वहां के ऑफिसेस नागपुर में लाके उसको बाहर डालिए इंस्टीट्यूशन में, तो वो एरिया डेवलप होगा जो आज डेड पड़ा है, तो बाहर के एरिया भी डेवलप होंगे उसके आजू बाजू, कि वो लोग जाएंगे तो फैसिलिटीज बढ़ेगी, कॉमर्स बढ़ेगा, तो वहां पे रेसिडेंस भी बढ़ेगा। अपने क्या प्रॉब्लम क्या है, आज सारे लोग सिटी के अंदर आते हैं काम करने को बाहर से, इसलिए कंजेशन है रोड पे। यही चीज अगर उल्टा हो जावे तो लोग बाहर जाएंगे। अभी क्या हिल के समान प्लान कि सारे मल्टी स्टोरी मतलब सेंटर में आ गए और पेरिफेरी में जाओ तो फ्लैट हो रहे हैं। अब इसको उल्टा रिवर्स कर दो, सेंट्रल में फ्लैट और पेरिफेरी में बड़ा सॉसर के समान डेवलपमेंट हो जावे तो फिर इजी हो जाता है। और बाहर के एरिया इज टू बी कनेक्टेड बाय रिंग रोड अच्छा बना के, तो दैट विल मूव द ट्रैफिक फास्टर और दैट एरिया का डेवलपमेंट इक्विवेलेंट हो जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली में वो द्वारका और बाकी की जो जगह हैं उनको जिस तरीके से डेवलप वैसा होता कर रहे हैं, आपको लगता है कि नागपुर में इस दिशा में सोचने का काम या कुछ किए जाने का काम शुरू हुआ है? देखो एक इंटरेस्टिंग है, नागपुर मैंने सजेस्ट किया NAGPUR, तो मैंने उसको कॉइन किया नागपुर एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डन प्रोवाइडिंग अर्बन रिसोर्सेस, कि आप ये इसमें कलेक्ट्रेट ये वो डाल के बाहर के एरिया में एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ना, एक मिनी कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाओ सिटी के बाहर, मतलब रिंग रोड पे या कहीं, तो अपने आप वो एरिया डेवलप हो जाएगा और यहाँ का डीकंजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब अपने यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जो पुराना कलेक्टरेट है उसी को रीडेवलप करके नया सेक्रेटरीट वहाँ बना रहे हैं। वो ठीक है, अभी तो क्या वो है, पर मैं आने वाले 30 साल की बात कर रहा हूँ सर, ये भी कम पड़ जाएगा। पार्किंग वार्किंग कहाँ से रहता है? अब देखो मंत्रालय पूरा रिनोवेट करना ही पड़ रहा है, कब तक चलेगा मंत्रालय? बम्बई का आज आप देखिए, तो MLS तो उतनी है लेकिन वर्कलोड बढ़ता है सर। एक नया नागपुर का कंसेप्ट आया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नया नागपुर अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नया नागपुर को प्लान में तो बन गया, पर वो एरिया को इकोनॉमिकल वायबल कैसे करना, ये बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे आज इकोनॉमिकली वायबल हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, लॉपसाइड सब वर्धा साइड जा रहा है, वर्धा रोड। अब देखिए मनीष नगर इधर क्या हो रहा हाल, पूरा गड़बड़ हो गया उस साइड। तो जो प्लान प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में आपने स्टडी की होगी, कैसा प्लान है उसके बारे में? तो कहा जाता है कि जैसा एक नया ही शहर जो है वो बसाया जाएगा। शहर चारों तरफ होता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो उसको बोलते हैं ग्रोथ सेंटर, कि आप कोई भी एरिया में कोई ग्रोथ सेंटर लाओ जहाँ पे उसके आजू बाजू डेवलप होवे। देखिए पुराने जितने शहर है सब हाईवे के क्रॉस रोड पे डेवलप हुए और वहां से बढ़ते गए, समझ गए ना? तो शहर वैसे इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, अपने आप प्लानिंग तो किए थी, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब बाद में अपन उसको रिस्टोर कर रहे हैं भी। तो लेकिन जो न्यू नागपुर का प्लानिंग है बाहर का, उसमें कुछ एरियाज लोग कर रहे हैं, जैसे मियान बना। अब मियान तो अब डेवलप हो रहा है ना, उसको मॉडिफाई करते जाए, लैंड यूज एंड ऑल दैट। अब कितने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर आ गए, एम्स आ गया, IIT आ गया, आ तो रहे ना सर, इतने कॉम्प्लेक्सेस जगह है, उन्होंने मार्क किया तो अच्छा डेवलप हो गया। उसी तरीके से चारों दिशा में होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ शहर के एक भाग में नहीं होना चाहिए, चारों भाग में, और इट शुड बी कनेक्टेड बाय रिंग रोड, तो एक अच्छा बैलेंस ग्रोथ होता है। एक नए रिंग रोड को भी मंजूरी मिली है, तो रोड पे भी आप देखो डीकंजेस्ट होगा, तो कभी भी डीकंजेशन होगा तो ये ट्रैफिक सिग्नल और पुलिसमैन ज्यादा बढ़ा के डीकंजेस्ट नहीं होता है, पॉलिसी से होता है। तो ये एक पॉलिसी का मैटर है जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है। हम लोग तो रोज इनपुट देते रहते हैं, दैट्स ऑल,
पर अल्टीमेटली तो डिसीजन वहाँ से होता है। पर आपको क्या लगता है कि जो मतलब गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में जो एक्सपर्ट है उसकी ज़्यादा सुनवाई होती है, जो ब्यूरोक्रेट जो कुर्सी पे बैठा हुआ है और जो नेता है वो उसके दिमाग पे ज़्यादा काम होता है? साहब ये तो अब ऐसा है, जो पॉलिटिकल नीड है वो रूल करती है सर उस समय की। और अभी तो क्या अच्छा है, पॉजिटिव है लोग, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इस पीरियड में जितना अच्छा सोच डेवलपमेंट के बारे में देखा है पहले नहीं देखा, ये बात तो पक्की है। नागपुर के डेवलपमेंट सभी ओवरऑल देखो, महाराष्ट्र में पहले क्या था, मुंबई डेवलप हुआ, उसके बाद पूना डेवलप हुआ, पूना के बाद में लोग बोलते नागपुर का नंबर आएगा तो उसके पहले आ गया नासिक का, फिर बोले चलो उसके बाद नागपुर का नंबर आएगा तो उसके बीच में औरंगाबाद आ गया। नागपुर तो सीपी का बरार का तो कैपिटल था ना पहले, जब अपन एक हुआ थे। लेकिन अब ये भी बात होती है कि जब से ये कैपिटल का दर्जा छीन लिया गया तब से नागपुर थोड़ा सा और उसका डाउनफॉल हो गया, और जिस तरीके से जो कैपेबिलिटी है नागपुर की डेवलपमेंट हो सकता था वो दिखाई नहीं देती है। देखिए, नागपुर का समय आ रहा है मेरे हिसाब से, अब आ रहा है। जो प्रिपेयर्ड रहेंगे वो कमा रखेंगे, दे विल बी कंफर्टेबल। जो अभी ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे तो दे विल लूज। तो किस तरीके से नजर रखनी चाहिए और कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो करेगा? 360 डिग्रीज। आप एक पाइपलाइन सोच नहीं रख सकते, 360 डिग्री सोच रखना पड़ेगा। तो लैंड की कॉस्टिंग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बढ़ रही है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ होगी, मतलब किस नजरिए से सोचा? देखिए, आपको आज के समय सोचना पड़ेगा। देखिए, मेरे आज मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी ने जमीन लिया रामदास पेट में, उस समय जब जमीन लिया तो आपको आश्चर्य होगा 2 रुपये स्क्वायर फीट लिया। कितने साल पुरानी बात होगी ये? 70s में, करीब 50 साल पहले, 50-55 साल पहले, एग्जैक्टली 70 की बात कर रहा हूँ। तो 25 हो गए तो 55 साल हो गए। 55 साल पहले 2 रुपये में लिया। अभी मैंने वही जमीन अगर लेना है मेरे को तो 25,000 देना पड़ता। तो आज के वैल्यू में मैं ये सोचता रहूं कि मेरे को 2 रुपये मिलेंगे तो मिलेंगे क्या? तो मैं वो दिमाग में, मेरे को आज के समय का एड्रेस करना है। तो 55 साल पहले जो जमीन 2 रुपये स्क्वायर फीट में ली, आज उसका वैल्यूएशन 25 जो भी आपने वहां के, देखो उस समय उन्होंने लिया। अपन वो एरा में नहीं रह सकते सर, आज के एरा में रहना है। तो आप टाइम के हिसाब से चलिए, सबको मैं बोलता हूँ, और ये टाइम के हिसाब से आगे का विजन रखो। अपन वही गैप पुराने से लेके अभी यहाँ तक नहीं पहुंच रहे और फिर कहाँ से विजन का काम करेंगे? तो विजन रखना चाहिए आगे का। तो आप देख लीजिए, कोई भी आज भी आप लोगे तो आपको सस्ता है। 5 साल बोले कि मैं अच्छा था, मैंने 25,000 में ले लिया, अभी तो 35,000 है, ये लोग बोलेंगे। पर लैंड प्राइसेस डू नॉट डिफाइन डेवलपमेंट। अच्छा, हाँ, डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। क्योंकि अल्टीमेटली अब मेट्रो बन गया, आज अपने यहाँ अच्छे बन गए, ये बन गए। आप मुझे बताइए, सिंपल सा लॉजिक मेंटेन कैसे होंगे? ये सारे जो फैसिलिटीज है मेंटेन गवर्नमेंट तो रोज नहीं देंगे पैसा, ये लगाएंगे टैक्सेस में, और टैक्सेस में आएंगे कॉमन मैन के ऊपर। जैसे आप कोई रजिस्ट्री करते तो एक अपना मेट्रो सेस दे रहे, आज हेरिटेज सेस दे रहे, जो भी दे रहे, तो ये सब अल्टीमेटली तो कॉमन मैन के पॉकेट से जाएगा। तो लोड तो बढ़ रहा है कॉमन मैन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब, देखिए, इंडस्ट्री इज वन पार्ट, बट इंडस्ट्री इज नॉट द होल। अब देखिए, ट्रेडिंग में दुबई कितना आगे चले गया। दुबई में तो सिर्फ ट्रेडिंग होता है। हांगकांग पूरा फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहां कौन सी इंडस्ट्री? हांगकांग तो इतना जगह ही नहीं है। अब सिंगापुर देख लो, सिंगापुर में कितना छोटी सी जगह है। तो आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से इनोवेट करना पड़ेगा। अब कोई बोले कि मैं नागपुर को दुबई बनाऊंगा या ये शहर बनाऊंगा, ये बहुत ही गलत है। मैंने बीच में सुना था, लोग बोले थे बंबई को मैं शंघाई बनाऊंगा। हम बोले यार क्यों शंघाई बनाने के वास्ते बैठे हो? अब बंबई क्यों नहीं बना सकते? तो इसी तरीके से नागपुर को एक दूसरा शहर मत बनाइए, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। नागपुर को नागपुर बनाइए, नागपुर का पोटेंशियल जांच के नागपुर बनाइए, उसमें बहुत आपको मिलेगा। वो अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी स्ट्रेंथ, और नागपुर के आइडियाज के साथ बनाइए। करेक्ट। तो अपनी स्ट्रेंथ से बनाओ, किसी से बोरो करेंगे तो नहीं चलेगा सर।
आपको लगता है इकोनॉमिकल ग्रोथ दिखाई दे रही है नागपुर की? होना चाहिए। जो पर कैपिटा जो इनकम होनी चाहिए नहीं, या जीडीपी होनी चाहिए, वो काफी स्कोप है सर। अच्छा, उसके वास्ते आपको देखिए हर फील्ड से एक्सपर्ट चाहिए। सिर्फ कोई आर्किटेक्ट अकेला नहीं कर सकता है, या दूसरा ये एक सारे सेक्शंस जिसमें इकोनॉमिस्ट है, ट्रेडर्स का कम्युनिटी है, जियोलॉजिस्ट है, सारे पूरे लोग, इसके सब लोगों के ड्रॉ करके उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। कोई अकेला हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है कि उसको पूरा बदल देंगे, सॉरी। कोई बिल्डिंग का फेस करने से कोई शहर थोड़ी बढ़ लेगा सर। मैं कोई सुंदर सी बिल्डिंग बनाऊं, उससे कोई बिल्डिंग शहर थोड़ी बढ़ेगा। शहर बनेगा उसका इनहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। एक अपने यहाँ वर्तमान में नागपुर महानगर पालिका में काम कर रहे हैं एक अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण पुणे और नागपुर के कंपैरिजन का उन्होंने दिया, मुझे बताया, चूंकि वो पुणे में भी काम कर चुके थे। तो नागपुर महानगर पालिका के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़ा कोशिश करती है कि उसकी जो लैंड है, चूंकि उसके पास में उसका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो पीपीपी मॉडल पे वो उसको डेवलप करे। और एक प्रोजेक्ट के लिए 5 बारी टेंडर निकाला गया, लेकिन कोई उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हुआ। तो उन ऑफिसर ने मुझे बताया कि अगर यही प्रोजेक्ट पुणे महानगर पालिका का रहता था तो ऑफिसर परेशान हो जाता था, इतने बिल्डर उसको परेशान करते थे। लेकिन आपके नागपुर की ये स्थिति है कि आप अच्छा प्रोजेक्ट लेके भी जा रहे हैं, आप लैंड दे रहे हैं, प्राइम लोकेशन की लैंड दे रहे हैं, लेकिन कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना कोई चाह बोले इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आप बिकता नहीं, आज कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एक फ्लोर के ऊपर वैल्यू नहीं लाती है। रेसिडेंशियल चले जाता है, पर उसकी कॉस्ट क्या है? तो लैंड कॉस्ट एंड जो सेल कॉस्ट है उसका मैच नहीं है सर, बहुत फर्क है। लैंड कॉस्ट हाई है, सेलिंग कॉस्ट कम है, तो बिल्डर को तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आज। ये जो नया डेवलपमेंट प्लान आया है नागपुर का, इसके बारे में आपने भी स्टडी की होगी, किस तरीके से डेवलपमेंट का प्लान है? ऐसा कहा जा रहा था कि आज से 20-25 साल बाद नागपुर किस तरीके से होगा, उसका खाका प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए डेवलपमेंट प्लान कोई स्टैटिक नहीं है, अभी तो इसका एक बेस बनाया है, लोगों के इनपुट आ रहे हैं, अब रियलिस्टिक प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है थोड़े समय के बाद में देर आर उनके फैसिलिटीज है कि आपको इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। तो ये एक तरह से कंटिन्यूस चलते रहता है अपग्रेड, पर वो हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। कोई नागपुर एक ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह ऐसी प्लानिंग होता है। तो बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि ये एक लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हर समय अटेंड करना पड़ता है आपको, छोड़ नहीं सकते, एक बार बना लिया छोड़ दिया भूल जाओ, ऐसा हर समय अटेंड करना पड़ता है। हम बातचीत कर रहे थे, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे लगता है कि आपने कही, और उस पर बहुत डिटेल में अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। आपने एक बात कही कि कंस्ट्रक्शन वर्क, और वो भी ईमानदारी से, इसकी बड़ी कमी आजकल हो रही है, और इसकी वजह से संभव है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं दे पा रहे होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करके बताइए किस तरीके से। मतलब ये है कि जो एक बिल्डिंग बनती है उसका आप एप्रोप्रिएट यूज करो, सिर्फ आप दिखाने के वास्ते भलते बैठे लाऊंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, ग्लास बिल्डिंग का फैशन चला कि बिल्डिंग को पूरे तरफ से ग्लास लगा देना। अरे उसके बारे में तो हमारे देश के एक बड़े समाजवादी नेता हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, शायद आपने भी उनके बारे में सुना होगा। उन्होंने तो बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि कहाँ आप यूरोप की ऐसी कंट्रीज जहाँ का तापमान कम होता है, इसलिए वो ग्लास की दीवारें बना सकते हैं रोशनी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, पर आप अपने देश में जहाँ की मौसम इतना गर्म रहता है वहाँ आप कांच की बिल्डिंग लाके आपने तापमान को और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे, गलत नहीं है, मैं मानता हूँ बातों की, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बड़ा आलोचना किया उन्होंने, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि ये इसलिए मैं बोलता हूँ साहब, जब किसी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं मुंबई को शंघाई बनाऊंगा, तो वो चीज कहीं का कहीं फिट कर रहे हैं। आप देखिए किसी और का चीज लाके या फिट कर दो, कैसे होगा, आप रह नहीं पाओगे। पर ये फैशन बन चुका है कि ग्लास की बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये फैशन इज किलिंग, आर्किटेक्चर इज नॉट अ फैशन, बिकॉज फैशन एक ऐसी चीज है, एवरी 6 months इट चेंजेस। फैशन का एक ऐसा किसी ने उदाहरण दिया कि फैशन इज सच ए एलिमेंट कि यू चेंज एवरी 6 months बिकॉज सो इनटॉलरेबल है कि जो अपन 6 महीने के
पहन लिए, उसके बाद आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, बट आप बिल्डिंग के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते सर। तो सस्टेनेबिलिटी का सबसे मेजर प्रिंसिपल है बी ऑनेस्ट एंड बी अप्रोप्रिएट। जो चाहिए वो लगाओ। लेकिन अभी क्या आप जबरदस्ती थोपोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी को बहुत सारा मेकअप करके आप भेज दो, तो वो शादी के स्टेज पे तो आप 1 घंटा रह सकती है, 2 घंटा रह सकती है, 3 घंटा रह सकती है। अब उसको बोलो रोज सुबह से शाम तक वैसा मेकअप करके बैठे तो क्या होगा? शरीर ही खराब होगा। आप देखे होंगे ना लोगों के जितने मेकअप, वैसा हाल है बिल्डिंग का। ग्लास बिल्डिंग बना लेते क्योंकि टेम्परेरी जल्दी बच जाती है और अच्छा दिखता है। पहले ऐसा वो डिटोरेशन दिखता था खराब, अभी कम से कम अच्छा दिख रहा है बिल्डिंग। अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो वो एक तरह से कॉफिन है, उसको सब तरह से जोड़ा हुआ है। जैसे अपन एक आईसीयू में पेशेंट रहता है ना सर, उसमें क्या रहता है? ट्यूब्स लगे रहती है और वो उसको कोई एयर सप्लाई करता है, कोई सक्शन है, कुछ है, सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। उसी तरीके से एयर, ये बिल्डिंग में, ग्लास बिल्डिंग में सब सप्लाई रहते हैं। अब जैसे मुंबई में है तो वो जब तक वो चालू है तब तक बिल्डिंग कंफर्टेबल है, जहाँ वो सप्लाई बंद हुआ वो डेड एरिया हो जाती है, आप रह नहीं सकते। इट इज अ लिविंग कॉफिन। तो आपको यूज, ग्लास का यूज खराब नहीं है, मैं ग्लास के अगेंस्ट नहीं हूं, पर कहाँ करना ये जरूरी है। करेक्ट। तो उतना जुडिशियस होना चाहिए था अपन ने। अब लोग साउथ साइड में ग्लास लगाते हैं सर। अब साउथ फेसिंग अगर ग्लास लगाओ तो सबसे मैक्सिमम हीट आती है, वेस्ट में और साउथ में क्या फायदा? तो वहां फिल्टर ही नहीं है कोई। अच्छा, अपने यहाँ क्या है, अभी जैसे हाईवे टच है या जो मेजर एरिया है, डस्ट बहुत है। आप कहीं पे भी घर बंद करो तो आपको, जैसे कांच का है सैनिटरी टेबल, उस पर डस्ट आ जाती है रातों रात, तो आपको क्लीन करना पड़ता। अब आपने तो कुछ नहीं किया, बंद पड़ा है, बिकॉज एयर में डस्ट है तो सेटल हो जाती। तो वो डस्ट फैक्टर को कैसे करना, तो वो सब आपको आर्किटेक्ट को सोचना पड़ेगा इन अ वेरी सिंपल वे। प्रॉब्लम इज एवरीबडी वांट्स टू बी कॉम्प्लेक्स, नोबडी वांट्स टू बी सिंपल। तो आइडियल डेवलपमेंट या आइडियल कोई भी जो वर्क है वो किस तरीके से होना चाहिए आपके नजरिए से, किस तरीके से? देखिए, ये होता है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, नंबर 1। सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है। हर आदमी ने जो जो बना सकता है बनावे, वो एक लिविंग एग्जांपल होता है। फिर उसका बेनिफिट देख के दूसरे लोग उसको इमिटेट करते हैं और उसको बनाते हैं। अब जैसे अभी हम लोग हैं, अगर मैं आज एयर कंडीशन कैबिन में बैठ के गांव का डेवलपमेंट कैसे होता है ये सोचूंगा तो मैं क्या डेवलप कर पाऊंगा क्या? गांव ऐसे छोड़ दो तो वो हम लोग के बिगर ही अच्छा है वो। हम जाएंगे तो अननेसेसरी के लोग ट्रबल होंगे और उनका जो एक इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेंगे। करेक्ट। बिकॉज हम लोग 10% नॉलेज, 20% नॉलेज से चलते हैं, उनकी नॉलेज है जनरेशन से आ रही है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर, नागपुर शहर की कई पहचान है और एक महत्वपूर्ण पहचान जो है ये इसका ऐतिहासिक शहर होना भी अपने आप में। बहुत तरह की ऐतिहासिक वास्तु जो है वो नागपुर शहर में रही हैं और आप नागपुर की जो हेरिटेज कमेटी है उसके लॉन्ग टर्म सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो किस तरीके से इस नागपुर शहर के ऐतिहासिक महत्व को आप देखते हैं? ओल्ड स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से कनेक्ट होना ऑलवेज जरूरी है सर। बट हिस्ट्री को कनेक्ट करके ये मतलब नहीं कि वो जो स्ट्रक्चर है उसको ग्लास बॉक्स में लगा के रख दो कि देखने के वास्ते अच्छा है। नो, दैट इज नॉट द पर्पस। वर्ल्ड ओवर ये चीजें बहुत डिबेट हुई है और किया है। जो बाहर है मैं देखता हूँ सब लोगों ने पुराने स्ट्रक्चर को रीयूज में डाले, क्योंकि मेरा एक स्टेटमेंट था कि एवरी हेरिटेज स्ट्रक्चर इज नॉट अ ताजमहल, लेकिन बाकी जो है उसको रीयूज करो। अब जैसे देखिए आज ओल्ड हाईकोर्ट कितने दिन से पड़ा है, वैसे पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है, प्राइम लैंड है, बिल्डिंग है। मैं ये थोड़ी बोला तोड़ दो, मैं उसको बोला उसका रीयूज करो, रीइन्वेंट करो। इतनी अच्छी स्ट्रक्चर है उसको रीयूज करो ना, क्या तकलीफ है? पर इतना पुराना स्ट्रक्चर है तो डर भी होगा कि कोई अगर उसको रीयूज करने वो सब आजकल सब क्या भी एक्सपर्ट है, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोरेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेरिटेज, वो सब कर सकते हैं सर। आप ये सोचोगे सर अभी है ना वहाँ के जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो 60 माले बिल्डिंग बनाई है नीचे से फाउंडेशन लेके। तो ऐसा नहीं है, सब बन सकता है। विल रहे तो सब बनता है, जहाँ विल नहीं है वहां तो एक्सक्यूजेस चालू हो जाते हैं।
तो हेरिटेज बिल्डिंग जो हैं उनका, कुछ हेरिटेज बिल्डिंग का तो अब भी खैर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, फायर कॉलेज है। वो तो पहले से ही है, उनको हाँ। नया नहीं है। जो ओल्ड हेरिटेज डिक्लेयर हुआ है, उसमें एक भी बिल्डिंग नहीं है जो रीयूज हुई है, मेरा कहना ये है। अब जितने हेरिटेज स्ट्रक्चर देख लो जो डेड पड़े, मतलब यूज नहीं है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है अपने यहाँ, अगर आपको याद हो तो? नहीं, बहुत सारे हैं सब। जैसे अब ये ओल्ड हाई कोर्ट मैंने आपको बताया, वो है। अब देखो जितने टेम्पल है, डिटोरेटर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हेरिटेज, अब जैसे हाई कोर्ट भी हेरिटेज है, अब उसका रिनोवेशन किया ना, एक्सटेंशन अलाउ किया ना, बाजू में है। अब जो कलेक्टर भी हेरिटेज है, उसके सामने बिल्डिंग बन ही रही है। तो अब करो ना, करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। जगह आपके पास में जो है वो, और जहाँ जहाँ जोड़ते वहाँ रिलैक्सेशन भी मिलेगा मेरिट पे। नागपुर में जो प्राइस जो लैंड की बढ़ रही है, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? समय के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई सर, सिंपल। अच्छा, इसमें कोई साइंस नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई। और ये सब जगह ऐसे ही है? सब जगह ऐसा, कोई इसमें रीजन नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड आई तो बढ़ता है, नहीं बढ़ा तो खत्म हो जाता है। और ये अब डिमांड जो है वो लगातार कब तक सस्टेन करते हैं तो भैया कोई नहीं बता सकता। एक सर, आप बड़ी बातचीत करते हैं कोलोनल माइंडसेट की, उससे हमें निकलना चाहिए। आपको लगता है कि उस माइंडसेट के तहत ही जो है वो इस समय डेवलपमेंट का काम हो रहा है? नहीं, कॉलोनियल माइंडसेट देखिए सर, कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि उन लोग सही कर रहे थे, हम गलत कर रहे हैं। क्या होता था कॉलोनियल माइंडसेट में, देखिए उन्होंने जीपीओ बनाया और वहां पे बंगलेस बनाए पुराने। आप देखिए उस समय भी उन्होंने नागपुर का वेदर ध्यान में रखा। उन्होंने जो उस यूरोप में जो बिल्डिंग बनती थी वो यहाँ नहीं लाए। ये सबसे अच्छी सीख है उनसे, ब्रिटिशर्स से। उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट हाउस में देखो आर्केड बनाया, मतलब बाहर उन्होंने बरामदा बनाया और सब शेड में लिया, और कोर्टयार्ड बनाया बीच में, जो अपन वाड़े में जो बोलते आंगन बनाए थे, वो प्रिंसिपल पे, ताकि वेदर से बिल्कुल अपने को राहत मिले और सस्टेनेबल रहे। ये जो ग्लास बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों के समय आर्किटेक्ट ने नए लाए। मतलब कौन सही है आप देखिए। तो कॉलोनियल को विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिग्रेड भी नहीं कर सकते आप। जहाँ पे गलत है वहां गलत बोलिए, जहाँ सही है उधर अप्रिशिएट कीजिए। उसके वास्ते आपको अनबायस्ड स्टडी चाहिए, ओपन माइंड से। तो जैसे हाईकोर्ट कितना अच्छा बनाया, आज भी सस्टेन कर रहा है ना। तो हमारे वेदर कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बनाया। लेकिन अब हमारे जो नए आर्किटेक्ट हैं वो दुनिया के जो ये तरीके हैं उसको अपना के यहाँ वो यहाँ पे बोलते हैं ऐसा चलेगा कि लोग बोलते रहे यहाँ पे हमको ये चाहिए। जैसे क्या है, मतलब मेरे को बड़ा कई बार आश्चर्य लगता है कि हम एडवर्टाइज करते हैं कि ये दुबई स्टाइल बिल्डिंग, मतलब अपन ने क्या अपना लिविंग भूल गए कि हम बोरो कर रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड। क्या हम भूल गए कि हमको क्या चाहिए? हम दूसरों की तरफ देख के बोलते करते, उसको इमिटेशन बोलते हैं सर। वो एक तरह से थोड़ा फ्लैशी लगता है, जैसे बोलते ना, तब बिक जाता है, बट वो डिसऑनेस्ट सेलिंग है मेरे से। पर ये क्यों ऐसा होता होगा? कॉस्ट बचाने के लिए? नहीं, बिकने के वास्ते, माल बिकने के वास्ते। मैं आपसे अलग हूँ, मैं जो बना रहा हूँ अलग बना रहा हूँ। सवाल है अलग बनाई है, बट सेंसिबिलिटी बनाई है ना। तो सेंसिबिलिटी से बनाएंगे तो आपका सस्टेन करेगा। पर अब तो हम देख रहे हैं कि थॉट ऑफ आइडिया जो है वो रिवाइज हो रहा है बहुत। मतलब लोग चाहते हैं कि हेरिटेज कल्चर और हेरिटेज चीज़ें जो है वो उसका लुक उनके घर को मिले, वो जहाँ रह रहे हैं वैसा इन्वायरमेंट उनको मिले। देखिए सर, जैसे मेडिकल साइंस में सब मेडिकल साइंस बोलते थे, ये बोलते थे क्योरिंग, हीलिंग। अब क्या बोलते हैं? हेल्थ सेंटर। वहाँ पे हेल्थ नहीं सिखाई जाती है, वहाँ पे बीमारों को दवाई देने का सिखाए थे। बट अब कंसेप्ट चेंज हो गया कि पीपल आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स हेल्थ, कि आप अपने शरीर को अच्छा रखो, स्वस्थ रखो। उसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है स्वस्थ रखने का। कहाँ है? मेडिकल कॉलेज है, पर हेल्थ इंस्टीट्यूट का है कि जहाँ पे आपको हेल्थ मेंटेन करने के जो है, आज अपने आ रहे ना, पुराने काम में आ रहे हैं ना ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, और वही चीज चल रही है। और उसको नाउ सस्टेन करना, योगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जबकि योगा का मीनिंग टोटली अलग है। ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, दैट डजंट मीन इट इज योगा। योगा के बहुत डायमेंशंस है। योगा इज टू डू विथ योर एवरी एंटायर हेल्थ, विच इंक्लूड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। एक तो फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, एंड नाउ
मेंटल हेल्थ इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आप एज यू हैव टू कीप योर अपर पार्ट हेल्दी. फिजिकल पार्ट जरूरी है, लेकिन मेंटल पार्ट भी जो है मेंटल वो पार्ट भी बहुत जरूरी रहता है. सर, एक आखिरी सवाल अब आपसे था. मुझे लगता है कि बहुत लंबी बातचीत होगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को भी आपके माध्यम से जानने को समझने को मिली. इतने लंबी यात्रा रही है प्रोफेशनल आपके जीवन की. आपको क्या लगता है कि आपने क्या कुछ अचीव किया, और क्या कुछ ऐसा है एज अ आर्किटेक्ट कि कोई एक ऐसी वास्तु आप बनाना चाह रहे हो जो जिसको लेके आपके मन में संकल्पना हो, उस तरीके का काम आपको करना चाहिए, या एक ऐसा कोई काम जो आप बता सके कि ये आपको बहुत दिल के करीब है कि ये काम आपने किया है? और बहुत सारे अब ऐसे बच्चे हैं आर्किटेक्ट के जो मुझे लगता है कि हर कोई ये चाहता है कि जो नागपुर और आसपास में जो आपके बारे में जानना चाहे कि कम से कम एक बारी कुछ दिन के लिए इंटर्नशिप तो मिल जाए मौका सर के पास. देखिए सर, दो बात है. नंबर वन, मैं लंबी जर्नी तो नहीं बोल सकता, मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट है, बिकॉज अभी तो और बड़ा काम करना है. मैंने रियलाइज ही नहीं किया कितने साल हो गए. अच्छा. और रोज मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज मैं कभी सेटिस्फाइड तो वही नहीं हूँ, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा रहता है, रिलेटेड रहता है, तो हर समय न्यू चैलेंज रहता है. एवरी डे, ईच एंड एवरी डे टेबल पे न्यू चैलेंज है. तो उसको वर्क करना, उसके ऊपर जैसे हम शुरू से करते ABCD से वैसा हमको एड्रेस करना पड़ता. XYZ तो पहुंचने की बात दूर रही, पहले तो हमारा प्रोसेस हम लोग बहुत इंजॉय करता हूँ मैं. ये थ्योरी नहीं है सर, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एंजॉय द प्रोसेस. तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट. और मैंने कि मेरा अकेला का योगदान नहीं रहता, उसमें सबका योगदान रहता है सर. सबसे मुश्किल काम आज तक आपने क्या किया है? मुश्किल काम तो नहीं बोल सकता सर. हम इस बातचीत में मुझे लगता है कि एक वास्तु का जिक्र करना हम रह गए, कोराड़ी मंदिर, जिसको तो आप जो भी नागपुर में आता है और वो देखता है और वो बोलता होगा कि कितने शानदार तरीके से उसकी मंदिर की वास्तु बनाई गई है, वो भी एक आपके द्वारा ही उसका सृजन हुआ है. देखिए, मैं ये इसको नहीं बोलूँगा डिफिकल्ट काम, चैलेंजिंग काम तो हर प्रोजेक्ट रहता है सर, कोई ना कोई ढंग से. आप एक जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते. और जो चैलेंज रहता है कोई जबरदस्ती नहीं आपको अड़चन डालता सर. वो एक या तो उसका बिल्डअप रहता है ऐसा, या पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसके कंपल्शंस रहते हैं, या उसका सिस्टम के कंपल्शन रहते हैं. मान लो अपन किसी को नहीं बोल सकते कि कोई एक अधिकारी कोई एक उसकी अपने एक मैनुअल है, वर्क मैनुअल, ही हैज टू वर्क विद दैट. तो उसके भी पावर से उसको उसके आगे भी नहीं जा सकता वो. तो अपने को वो अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है. एक बार आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया तो आप उसके ट्यून में आ जाते हैं और आप भी कंफर्टेबल रहते हैं. देन यू कैन एड्रेस इट प्रॉपरली. नहीं तो एक तरफ होके सिर्फ चिल्लाने में कोई सेंस नहीं सर. आपको यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ यू कैन मेक इट वर्केबल. कोराड़ी का जो वास्तु आपने बनाया मंदिर का, वो किस आइडिया पे काम करके बनाया, या कोई थीम रही होगी आपको कि मंदिर बनाना है, इस तरीके से बनाना है? देखिए, मंदिर रहता है एक श्रद्धालु के हस्ते जहाँ पे स्ट्रक्चर को एक ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस की जरूरत है. अब स्ट्रक्चर थोड़ी बोलता मैं पीसफुल हूँ. आप लुक्स में देखना चाहिए, उसको स्टेबिलिटी दिखना चाहिए, उसमें जो स्पेसेस है शुड मेक अ पर्सन कंफर्टेबल. एंड वो स्केल है वो ह्यूमन रिस्पॉन्स को ट्यून करना चाहिए. मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि जो एक ह्यूमन रिस्पॉन्स से रेजोनेट नहीं करे तो गड़बड़ हो जाता है. तो ये चीजें हम लोगों का काम है. जो क्लाइंट रहता है उसको उस सब में नहीं समझता, तो प्लान एलिवेशन और एरिया से मतलब है. लेकिन जो बिल्डिंग का स्पेस डिजाइन है वो तो एक आर्किटेक्ट को ही समझता है उस समय. दूसरा कल्पना करता बाद में जब वो एक्सपीरियंस करता है. बट वो बिफोर बनने के पहले वो एक्सपीरियंस हमने अपने यहाँ फील करना चाहिए, तो ये तो हम रियलाइज कर सकते हैं. वो हमारा फील्ड है. तो उसको हम एक तरह से बोलते हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट काम है स्ट्रक्चर में लाइफ डालना. स्ट्रक्चर में लाइफ डालना. तो मैं यहाँ तो इन वे ऐसा नहीं बोलूंगा, बट ये बहुत डिफिकल्ट काम है एक स्ट्रक्चर में लाइफ डालना. वो अलाइव कर दिया तो सब देन पीपल आर हैप्पी. चाहे वो रेसिडेंस रहे, चाहे कोई ऑफिस रहे, कुछ भी रहे. तो नागपुर के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे जो नीड है निगलेक्टेड एरियाज, वो पहले करे तो क्या इट आइडेंटिफाइज विद सिटी. अब देखिए आज लोग फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये मंदिर को इतना डोनेशन दे दिया उतना दे दिया. क्या नागपुर में ऐसे लोग नहीं है जो कोई मोक्षधाम को डोनेशन देके अच्छा बना सके, जबकि ज्यादा सबको वही
हाँ, तो अच्छा बनाओ। अब आप बोलोगे यार प्रॉब्लम को गिनाएंगे, प्रॉब्लम ठीक है आपका ऑब्जर्वेशन से गिनाते मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो क्या वहीं एंड कर देना प्रॉब्लम से? अब जो प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं ना उससे ज्यादा डिटोरेट हो जाता है सर। तो प्रॉब्लम का अब एयरपोर्ट पे क्यों नहीं थूकते कोई लोग, मेरे को बताइए आप। लॉबी के अंदर में पान खा के क्यों नहीं थूकते? लेकिन आप रेलवे स्टेशन पे देखो तो कितना लोग थूकते, बस स्टैंड पे देखो कैसे थूकते। माहौल क्लीन रहा तो लोग नहीं करते। लेकिन फैसिलिटीज नहीं है ना, आज जहाँ टॉयलेट नहीं और लोग तो सड़क पे जाएंगे ना, करेंगे क्या? अच्छा, ये भी बहुत एक कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो तैयार हो रहा है, उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसा वो आपने लाइवनेस की बात की कि वो फील होता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि मतलब जाओ तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव फीलिंग आता है। हाँ, तो ये भी जो है एक तरीके से बिल्कुल इस सही। दिशा में आर्किटेक्ट इसको सोच के काम करता है। देखिए पॉजिटिव फीलिंग आता कोई वास्तु से नहीं आता। हाँ, और अगला सवाल मेरा वास्तु का भी था आपसे। बिल्कुल गलत। हम्म, ये आता है हमारा स्पेसेस के हिसाब से। हम्म, अगर आप कोई भी एरिया में कंजेस्टेड कर दो तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। हम्म, तो वास्तु से वो पोजीशन ठीक है, हम्म, बट डिजाइन में अगर कंजेस्टेड कर दिया तो क्या फायदा? हम्म, अनहैप्पी हो जाएंगे आप लोग। हम्म, तो हैप्पी बनाना वास्तु कंसल्टेंट नहीं कर सकता। हम्म, और वास्तु कंसल्टेंट नहीं, आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि आप सेंसिबल बना रहे हो, वेदर को कर रहे हो। अब देखिए लोग, बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया जाके वास्तु का कंसल्टेंसी देते, जबकि अगर आप देखोगे तो वास्तु उल्टा है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकल सिचुएशन से टोटली उल्टा है। बट वो ये, उनको तो उतना ही लिमिटेशन है कि ये डायरेक्शन में ही होना है, डायरेक्शन में होना, वो बता के आया था। तब यहाँ से देखो सब उल्टा हो जाता है। तो आप वेदर को देखो ना सर, वेदर के हिसाब से बनाइए, हैप्पी फीलिंग लाइए। तो आपके लिए, आपके नजरिए से जरूरी क्या है, वास्तु या एक इमारत की डिजाइन? सेंसिबल वास्तु आई विल से यस, स्टूपिड वास्तु आई विल से नो। तो स्टूपिड वास्तु क्या हो? जो ये वेल्थ के वास्ते लोग देते, तुम्हारा ये उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा फैक्ट्री अच्छे चालू हो जाएगी। आज तक कैसे हो सका? वो क्या बोलते हैं इन शॉर्ट कि अगर आदमी पीसफुल रहेगा घर में तो अच्छी नींद सोएगा तो ही कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन हिज वर्क, तो ग्रोथ होगी। बरोबर है। तो वो काम तो घर अच्छा से पीसफुल हम लोग बनाएंगे ना। ठीक है, वास्तु के कुछ कुछ एलिमेंट्स तो वेदर कॉम्पेटेबल है सर। हिस्ट्री से देखा जाए तो ये वास्तु बड़े सेंसिबल थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज सिर्फ मॉनिटरी गेन। कोई आदमी का घर में बीमार है तो वास्तु के पास पहुंच जाता है, या उसका सोचता है, या पैसे घाटा जा रहा है तो उसके वास्ते सोचता है। मैंने इतने बताए सर, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा उल्टा है। मेरा आई एम नॉट सोल्ड ऑन वास्तुशास्त्र। सेंसिबल वास्तु यस, अगेन स्टूपिड वास्तु नो। अब मान लो एक जगह सब बिल्कुल एरिया गंदी है और वास्तु बोलता वही मास्टर बेडरूम होना, और वो एरिया सबसे स्टिंग कर रही है, या उधर बाजू में कूड़ा खान है और वहां से हवा आ रही तो पूरा बास आ रही, बनाओगे आप? लेकिन वो वास्तव मतलब बहुत अच्छा बना, क्योंकि वो डायरेक्ट से देखता, वो ये नहीं देखता कि वहां पे क्या सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग देखना जरूरी है ना सर। और ये वास्तुशास्त्र क्यों नहीं बाक्ष, ये बताइए मेरे को। वेस्ट में तो वास्तुशास्त्र नहीं है, वेस्ट में तो कोई कुंडली नहीं है, वेस्ट में तो कुछ नहीं, फिर क्यों प्रोग्रेस कर रहा वो? इंडिया से ज्यादा क्यों प्रोग्रेस कर रहा? क्या वहां के लोग काम नहीं कर रहे क्या? दे आर ऑल्सो वर्कहॉलिक। आप तो ये भी कहते हैं कि कई यूरोपीय देशों से और कई देशों से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। ये तो बरोबर है सब। कैसे? ये क्या है, उन लोग पहले जो बंदे ना वो प्राइड में रह गए। यूएस फॉर एग्जाम्पल, हमारा एयरपोर्ट ये वो, तो वो उस जब बने थे वो तब वर्ल्ड में कहीं नहीं थे, तो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे हैड अ प्राइड ऑन दैट। बट उन लोग उसको डेवलप नहीं किया, वहीं की वहीं रहे। लेकिन इंडिया में क्या, जैसे मुंबई का एयरपोर्ट अच्छा आ गया, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत एयरपोर्ट देखा यूएस में, उतने अच्छे एयरपोर्ट नहीं जितने मुंबई में अपन। बट वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर नेशन ऑल्सो, जो अच्छे बन रहे। हर समय क्रिटिसाइज करके तो अच्छी बात नहीं है ना। जो आपको गलत सिस्टम है, कम लग रहा है, उसको बोलो, लेकिन क्रिटिसाइज करके फायदा नहीं है।
आप खड़े होकर उसका सॉल्यूशन तो बताओ अपने हिसाब से। अब किसी को भी पूछो, वो 2-3 घंटा क्रिटिसिज्म का भाषण दे देगा, उसको पॉजिटिव सजेशन बोले तो 2 लाइन में खत्म कर देगा। क्यों? अच्छा, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और वो आपने डिज़ाइन बना दिया हो और जिसका वो डिज़ाइन हो वो उस पर एग्री नहीं कर रहा हो, या उसने आपके डिज़ाइन पे आपके आइडियाज़ को बदलने के लिए कहा हो और आपको बड़ा गुस्सा आया हो और काम खराब हुआ हो, ऐसा होता है? बहुत होता है। अच्छा, तो बहुत फिर होता है बीच का सॉल्यूशन क्या निकालते उसका हैं? सॉल्यूशन ये है साहब, हम बोलते हैं हमारे किसके वास्ते बना रहे हैं हम, उसके वास्ते बना रहे, या तो हम उसको कन्विंस करें या हम कन्विंस हो जाए, बस। अल्टीमेटली तो बनाना उसके वास्ते। जो गलत है आप बताए कोशिश करो, दैट मीन्स ही हैज नॉट फेल्ड, वी हैव फेल्ड इन कन्विंसिंग हिम। आप समझ रहे ना? हम ना आर्किटेक्ट है ना, हमारा काम है उसको कन्विंस करना। हम उसको ये नहीं बोल सकते मैं महान हूं, तू को नहीं समझता, तू ऐसा कर, ऐसा तो नहीं बोल सकते। उसको आप लाओ अपने ट्यून में, उसको समझाओ, उसके साथ उसकी भाषा में समझाओ। हमारे को सब सिंपल होना पड़ेगा। मैंने एक बार देखा था, किसी ने बोला था, मेरे कोई पढ़ा था मैंने, एक मेडिकल डॉक्टर था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो एक बाहर के आदमी ने किताब में लिखा था कि आप ऐसा पढ़ो कि 5 साल के बच्चों को भी समझाओ तो वो समझ जावे। 5 साल, तब आप रियल में डॉक्टर बन गए। मतलब क्या है, आप ऊपर मत सोचो, ऊपर मत वोकैबुलरी यूज करो, आपकी वोकैबुलरी लोकल होना चाहिए, और लोकल में भी एक बिल्कुल स्ट्रीट वाली, कि लोग समझ जावे आपको क्या कहना चाहते हैं आप। अब मैं बड़े बड़े वर्ड यूज करूंगा और ये बताऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं तो फेल हो जाऊंगा, तो मेरे को उनके ट्यूनिंग में आके समझाना पड़ेगा, उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। और ये कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, ये आपको जब काम करते हैं तो ही आप सीखते हो। और कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस होता होगा कि कोई लोग जो हैं वो आप ही पर सब कुछ छोड़ देते होंगे कि आप जो करेंगे सही करेंगे। बहुत है, ये भी बहुत है, देखते भी नहीं है। आज तो ये हाल है, भाई आपको प्लान होगा ऐसी बात, हमको बना लो, जैसा बनाना है वो देखना है, एलिवेशन तो आप बना लोगे, हम देख लेंगे, कॉन्फिडेंस है उनको। लेकिन हम लोगों का काम सब सामने नहीं, हमारा काम है जब हम बैठते ड्राइंग के साथ पीठ पीछे, और उस समय जो नंबर ऑफ आवर्स हम देते हैं वो हमारा काम है। हाउ हॉनेस्ट वी आर टुवर्ड्स दैट वर्क इज और इंटीग्रिटी एंड एथिक्स एंड मोरालिटी। जो नए आर्किटेक्ट हैं उनको आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या सीख रहेगी? हार्ड वर्क सर, हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट हार्ड वर्क, देयर इज नथिंग इजी गोइंग। क्या कोई ऐसी खास स्किल आप बताना चाहें कोई जिसने अशोक मोखा को इतना सक्सेसफुल और फेमफुल आर्किटेक्ट बना दिया? मैं बहुत फॉर्चुनेट था जो मैंने मेरे फादर को देखा, जो जितने सिंपल थे, सिंपल इन द सेंस नॉट इन वो की दिखाने में, बट काम में, जो पीठ पे जब डिजाइन करते थे तो वो जो सोच है वर्किंग की वो बहुत जरूरी थी। वर्किंग की प्रोसेस की सोच, ये नहीं कि मैं कपड़े पहना या मैं हम्बल बोलने में या बिहेवियर में या सोशल मेरा क्या इमेज है, वो अलग बात है, काम के बीच में। तो आवर फोकस शुड बी वर्क, और वो विदाउट हार्ड वर्क नहीं आता। बिकॉज हमारे वो क्या है सर, कोई भी चीज देखते हैं तो पहले लेयर्स में जाना पड़ता, पहले सोच के, तो वो एक तरह से एक ट्रांस में चले जाते हम लोग, वो एक डीप जाना पड़ता। तो वो उसका जरूरी नहीं कि उसका कोई टाइम बांधू मैं कि इतने घंटे में निकालना चाहिए डिजाइन, ऐसा नहीं है। कुछ डिजाइन में आप कुछ ज्यादा टाइम लगता है, कुछ कम लगता है, जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और सेटिस्फेक्शन इज योर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशंस। नहीं तो आप कुछ भी बताओ, बोल दो मेरा डिजाइन, तो मेरा ही रहेगा, चाहे मैं 1 घंटा काम करूं चाहे 1 महीना काम करूं। तो यू हैव, और वो किसी को जवाब देना है, आपको आपके अपने आप को जवाब देने का है, किसी और को नहीं देना है। तो ये एग्जामिनेशन भी है और आप ही उसके एग्जामिनर हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत कुछ जो है मुझे लगता है कि ना केवल नए आर्किटेक्ट और बल्कि और लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसके जो थॉट्स ऑफ आइडियाज़ हैं उससे जो है वो अवेयरनेस भी मिली होगी, हमारे दर्शकों तक आपकी बात, आपका संदेश पहुंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, माय प्लेजर।